नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजस्थान और दिल्ली विधानसभा पर बने राज संग्राम में। तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तो बहस बाद में है, लेकिन बहस इसको लेकर सबसे ज्यादा है, चिंता सबसे ज्यादा इस बात की है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा। और इसी को लेकर आज हम राज संग्राम में चर्चा करेंगे। दरअसल दो मुख्य पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है सबसे ज्यादा। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रेटर कैलाश से टिकट को लेकर किसकी होगी विजय और कांग्रेस में नई दिल्ली से टिकट को लेकर क्यों मचा है घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं राज संग्राम। दरअसल ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ऐसे में यहां पर दावेदारी के लिए दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार कोशिश में हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी है बीजेपी में, जहां सीट के लिए बीजेपी के दो बड़े नेता जोर आजमाइश में जुटे हैं। राजधानी दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट के लिए करीब 1 दर्जन उम्मीदवार जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी के दो बड़े नेता भी अपना दावा पेश कर रहे हैं, जिससे दिल्ली बीजेपी का मतभेद भी खुलकर सामने आ गया है। इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं वीके मल्होत्रा, जो चाहते हैं कि अब इस सीट पर उनका बेटा अजय मल्होत्रा चुनाव लड़े। वैसे बीजेपी ने भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट के लिए जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है, उसमें वीके मल्होत्रा, उनके बेटे अजय मल्होत्रा और साकेत के पूर्व विधायक विजय जॉली का नाम शामिल है। जहां वीके मल्होत्रा अपने बेटे अजय को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, तो वहीं विजय जॉली भी इस सीट से टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस सीट से उम्मीदवार घोषित करने के दौरान बीजेपी मेरिट को ख्याल में रख सकती है। यानी साफ है कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं में बाजी किसके हाथ लगती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, परल संसियार। तो कुछ और रिपोर्ट, कुछ और नेताओं से खास बातचीत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से हम तारुफ करवा दें। हमारे साथ आलोक जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी हमारे इस कार्यक्रम जुड़ने के लिए। हमारे साथ हरदीप जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरदीप जी, मामला आप ही से जुड़ा हुआ है कि जीके सीट को लेकर दो बड़े नेता, इनमें टक्कर है, दांव किसका भारी है? देखिए, ये बातें जो सी हैं आज के दिन में सिर्फ परसेप्शन के ऊपर है। दाव आज कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, जी जी, एम्बिशन रखना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, महत्वाकांक्षा या एम्बिशंस रखना किसी के लिए कोई बुराई नहीं मानी जाती। बट ये है कि कंपटीशन है। हाँ, जहाँ पर एक पार्टी बड़ी हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, तो उसके बाद एक एक सीट में से कई कई मजबूत दावेदार, आप ये देख करके चलिए, कई जो भी नेता एक एक सीट में आ रहे हैं, हर नेता, अगर दिल्ली में हम लेकर के बात करें, अगर कहीं से 3 4 5 नेता भी आ रहे हैं, हर नेता जीतने का दम दावा नहीं करता, ये दम रखता है। अच्छा, आप इस बात को समझें। तो यही कारण है, जहाँ पर एक नेता सारी जिंदगी उन्होंने देखा कि हमने वहाँ पर काम किया है, हमारा पब्लिक के साथ कनेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट भी उनका वहाँ से क्लेम उठता है। तो इसके अंदर कोई मैं बुरी बात नहीं मानता अगर 3 या 5 या 10 भी नेता कहीं से आ रहे हैं या कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है कि कम से कम। लेकिन ये एक बात तो तय है, ये सभी राजनीतिक पार्टियां मानती हैं कि जो पहले से जीता हुआ उम्मीदवार है या जो कद्दावर है, जिसकी पकड़ है, उसको टिकट दिया जाए। मल्होत्रा जी इसमें कहीं आगे नजर आते हैं। नहीं, आप मेरी बात को समझिए। एक फैक्टर और भी है, 2007-8 में जिस समय डीलिमिटेशन हुई थी, डीलिमिटेशन के बाद कई नेतागण ऐसे थे जिनका एरिया ऑफ एक्टिविटी क्लैश किया है। हाँ। तो आज आप चाहे जॉली जी की बात कीजिए, चाहे आप मल्होत्रा जी की बात कीजिए या आरती जी की भी बात कीजिए, उनका एरिया जो है वो बाई चांस वही है जहाँ पर उन्होंने काम किया है। आज से नहीं काम किया, 25-25, 30-30, 35-35 साल से वो वहीं पर एक्टिव है। तो इसमें मैं किसी का फॉल्ट नहीं समझता। डीलिमिटेशन के कारण ये परिस्थितियां सामने आ रही हैं और हर पार्टी में आ रही हैं। मल्होत्रा जी चाह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए वहां से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लास्ट कार्यक्रम में भी आपके यही बात कही थी, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरिट है। आज कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, बसपा रहे,
कोई भी रहे, हर पार्टी ये चाहेगी कि उनका बेस्ट फुट फॉरवर्ड आए, बेस्ट कैंडिडेट ही फॉरवर्ड आए जो मेरिट से क्लेम लेकर के वहां पर पहुंचे। चलिए, तो विजय जौली से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता दीपक ने, सुनवा देते हैं कि इस मसले पर वो क्या कहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अंदर जो है काफ़ी घमासान चल रहा है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव के लिए किन किन उम्मीदवारों को शामिल करना है, नहीं करना है। गडकरी जी अपनी अलग लिस्ट दे रहे हैं, विजय गोयल जो अध्यक्ष हैं वो अपनी अलग लिस्ट तैयार किए बैठे हैं, साथ ही कुछ नेता भी हैं जो अपने तरीके से अलग एक लिस्ट लिए बैठे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय जौली साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या माने कब तक लिस्ट आ जाएगी और क्या वजह है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया गया? पहले ही आपने सीएम का नाम जो है उनके नाम की घोषणा नहीं की है, लिस्ट का क्या है अभी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक है, एकजुट है और यूनाइटेड है। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान या टू माइंड्स नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हम आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के नाते जिन उम्मीदवारों का फाइनली चयन करना चाहते हैं उसको ठोक बजा के करना चाहते हैं, बिकॉज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, दिल्ली में एक चेंज लाना चाहती है और कांग्रेस के विरोध में अपना मत देना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सक्षम हों, जीतने वाले हों, सबका प्रतिनिधित्व करते हों और क्षेत्र की जनता के चहेते हों। इस कारण से ये जो समय लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के चयन का, मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक ठीक प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा उचित समय पर ज़रूर करेंगे। बीजेपी अभी तक जानी जाती रही है कि यहाँ पे कोई भाई भतीजावाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, यानी जो अच्छे उम्मीदवार हैं जिनको वाकई लोग वहाँ के पसंद करते हैं उनको जो है दिया जाएगा उम्मीदवारी के लिए। लेकिन इस बार कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने घर के लोगों को, चाहे बेटे की बात करें और भी जो रिलेटिव हैं, उनको उम्मीदवारी की लिस्ट में लाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है नहीं कि काफ़ी चीज़ें बदलती जा रही हैं बीजेपी के अंदर भी? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और उनका बेटा और बेटी उनके विधानसभा का ध्यान उनकी लोकसभा का ध्यान रखते हैं तो वो पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है। दिल्ली के अंदर चाहे मदन लाल खुराना रहे, चाहे केदारनाथ साहनी रहे और चाहे डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने कभी भी वंशवाद की राजनीति को आगे पनपने नहीं दिया है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँ, क्या ये खबर गलत है कि ग्रेटर कैलाश से जो है मल्होत्रा साहब खुद भी, उनके बेटे और आप तीनों जो उम्मीदवारी की फहरिस्त में शामिल हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदर मेरे जैसे हजारों स्वयंसेवक अपने आप को आज भी मल्होत्रा जी, मदन लाल खुराना, साप सिंह वर्मा और श्री केदारनाथ साहनी जी की छत्र छाया में पले और बड़े हुए। मैं डॉक्टर मल्होत्रा के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखता हूं, लेकिन जो क्षण क्षण के मीडिया के अंदर हमारे विरोधी खबरें हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के पुत्र या पुत्रियों के बारे में लगा रहे हैं, मैं उनको सर्वदा सिरे से खारिज करता हूं और इन खबरों को कोई क्रेडेंस नहीं देता हूं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी नेता विजय जौली जी, जिन्होंने साफ कहा कि इस तरह की खबरें जो है ये महज मीडिया अफवाह है। पार्टी जो तय करेगी, आलाकमान नेता जो तय करेंगे, बीजेपी उसी स्टैंड पे चलेगी। और मल्होत्रा साहब का जो बयान आया है उसको उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये वरिष्ठ नेता हैं और वो अगर कुछ कह रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के कह रहे हैं और हम सभी जो कार्यकर्ता हैं उन सबको उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील बिष्ट के साथ दीपक सिंह, पल्स मीडिया। ये थे बीजेपी नेता विजय जौली, जो जिनसे बातचीत के बाद जो सार निकलकर सामने आया हरदीप जी, वो मना भी कर सकते थे कि नहीं, मल्होत्रा जी मौजूदा विधायक हैं और उनके अच्छा काम का जो एरिया है वो भी वही है, अच्छी पकड़ है, तो मैं वहाँ से उम्मीदवारी पेश नहीं करूँगा, ये नहीं कहा उन्होंने। हालांकि कुछ अलग अलग बातें ज़रूर कह दी गोलमोल। आप एक बात, उन्होंने डिनाई नहीं किया तो उन्होंने एक्सेप्ट भी तो नहीं किया। एक यही तो गोलमोल जवाब होता है। नहीं गोलमोल, आप इस चीज को नहीं लेकर के चले। देखिए, डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू हिज माउथ और माय माउथ। मैं आपको छोटी सी बात बता करके चलूंगा। चाहे कोई भी नेता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उनकी छत्र छाया में हम लोग सब बड़े हुए हैं, तो उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे। फर्स्ट क्लेम बाय डिफॉल्ट उन्हीं का रहता है। देखिए, अगर आप एक फैक्टर बहुत बड़ा है, अगर टिकटॉक में डिले हो रहा है तो आप एक चीज को तो हमारी दिल्ली की जनता आज श्योर है ना कि हम किसी भी प्रोसीजर को या प्रोसेस को बाईपास नहीं कर रहे। पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके ही एक एक करके टिकट आपके सामने आएगी या आ रही है। आलोक जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं
विजय जॉली जी का जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जैसे और उसमें उन्होंने कहा सबसे पहले कि भाई उनको सबसे शुरुआत उन्होंने अपने वक्तव्य की कि हम एकजुट हैं, जबकि एंकर का जो आपके रिपोर्टर थे उनका सवाल एकजुटता के ऊपर कहीं नहीं था। उन्होंने केवल दावेदारी के ऊपर सवाल किया, तो कहीं ना कहीं उसमें दरार नजर आती है। फिर उन्होंने वंशवाद की बात शुरू की, जबकि प्रेस रिपोर्टर ने उनसे अजय मल्होत्रा जी हैं उनके बारे में, कैंडिडेचर के बारे में उस समय तक कोई सवाल नहीं किया था। फिर प्रक्रिया की बात आई कि प्रक्रिया साहब बहुत लंबी है। मैं समझता हूं कि प्रक्रिया और उसका नहीं है मैटर, बीजेपी की जो अंतर कलह है उसकी वजह से ये लिस्ट आने में देरी हो रही है इनकी। बीजेपी ने कई बार अनाउंस किया, कांग्रेस ने आज तक अनाउंस नहीं किया हम हफ्ते भर में लिस्ट दे देंगे, हम 10 दिन में लिस्ट दे देंगे, हम अपने काम में लगे हुए हैं। बीजेपी बार बार, बीजेपी का कोई भी लीडर आता, सीनियर लीडर आके कह के चला जाता हम 10 तारीख तक दे देंगे, अब पितृपक्ष आ गया उसके एकदम बाद दे देंगे। मैं समझता हूं जो आंतरिक कलह है वो इनकी लिस्ट को आने में देरी कर रही है। विजय जॉली साहब पहले साकेत से चुनाव लड़े, फिर नई दिल्ली से चुनाव लड़े, आज वो जीके से टिकट मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरी बीजेपी जो है पूरे टिकटों के मामले में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। चलिए ठीक है, ये बात आपकी अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन ये मत समझिएगा कि कांग्रेस में ऐसा नहीं चल रहा है। जब ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक से अब लौटेंगे तो बात हम नई दिल्ली सीट की करने वाले हैं, जहाँ पर शीला दीक्षित लड़ा करती हैं, जीत भी रही हैं लगातार और अच्छी दावेदारी भी है, लेकिन उस पर से कांग्रेस के कुछ और नेता भी दावेदारी ठोक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो ब्रेक के बाद राज संग्राम में आपका स्वागत है। बात हम टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार कर रहे हैं। हमने बीजेपी की बात की है और हमने देखा कि ग्रेटर कैलाश सीट को लेकर किस तरह से विजय जॉली जी अपनी बात कह रहे हैं, वीके मल्होत्रा जी अपने बेटे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हरदीप जी भले डिनाई कर रहे हैं इन सब बातों को और कहते हैं कि भाई पार्टी तय करेगी कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, लेकिन सिर्फ बात बीजेपी के अंदर एक घमासान की नहीं है, कांग्रेस में भी इस तरह का घमासान है। नई दिल्ली इस सीट को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। वहां से शीला दीक्षित जी लगातार कद्दावर उम्मीदवार रही हैं, लेकिन अब चंदेलिया जी ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है और उन्हीं से बात की है हमारी संवाददाता प्रीति ने। ये कंपटीशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन दिया है वो बड़ा साफ लिख के दिया, कंडीशनल है वो। इन केस शीला दीक्षित नहीं लड़ती हैं चुनाव किसी कारण से भी, उनकी सेवाएं देश में कहीं और इस्तेमाल होती हैं, करने के लिए हम हाई कमांड कहता है या राहुल जी कुछ और ड्यूटी उनकी लगा देते हैं, तो उस केस में वो कोई सूटेबल कैंडिडेट होना चाहिए वहाँ पर, टफ, जो सबको अच्छी टफ फाइट दे सके। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतभेद नहीं है, ये हमारा पार्टी हाई कमांड का आदेश था, खासतौर पर राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा था एक एक प्रदेश में मुझे 10-10 दलित नेता चाहिए, 40-40 मुख्यमंत्री के दावेदार चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, और प्रधानमंत्री के भी कम से कम 50 आदमी दावेदार होने चाहिए। पिछली 2 बार हमने कोई दावेदारी नहीं की, कई बार हमने दावेदारी नहीं की, क्योंकि अभी भी आज भी दावेदारी नहीं है, बल्कि यूँ कहिएगा इसको कि हाईकमांड के आदेश का पालन है कि 3 व्यक्ति कम से कम एक जगह होना ही चाहिए किसी चीज़ पर, चाहे वो मुख्यमंत्री की सीट है या कोई भी सीट है। और ये हमने शर्त भरा है, इट्स ए कंडीशनल एप्लीकेशन फॉर्म दैट इन केस शीला दीक्षित नहीं लड़ती है चुनाव तो मैं कैंडिडेट हूँ वहाँ से। 40 साल की मेरी सर्विसेज है, मैं जीता हूँ वहाँ से बड़े अच्छे से। 77 में चुनाव लड़ा हूँ, 83 में फिर दोबारा चुनाव लड़ा हूँ, और मैं वहाँ का सिटिंग ही कह सकते हैं आप मुझे, जब यहाँ पहले सीट रिजर्व थी, अब नहीं है। शीला दीक्षित जाएगी, मैंने पूरा काम किया, आगे भी चुनाव वो लड़ेंगी, मैं ही काम करूँगा पूरा। तो ये थे चंदेलिया जी किस तरीके से अपनी बात कहना चाह रहे थे। हालांकि मतलब आलोक जी, हमें जो समझ में आया वो ऐसा जान पड़ रहा है कि वो चाहते हैं कि आला कमान तय करे कि कौन उस सीट से उम्मीदवार होगा, जबकि शीला जी एक चेहरा हैं दिल्ली के लिए कांग्रेस की ओर से। नहीं शशांक भाई, मैं समझता हूं कि चंदोलिया जी ने जो स्टेटमेंट दी वो अपने आप में पूरी तरह से स्पष्ट है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो नहीं लड़ती हैं, अगर पार्टी कहीं उनकी हायर लेवल पे कहीं सेवाएं लेती है, इस तरह का कोई प्रोविजन आता है, तो मैं कैंडिडेट हूं वहां पर, और अगर वो लड़ती हैं तो मैं उनके लिए काम भी करूंगा, और पिछले चुनाव में काम भी किया है। वो ये कह रहे थे कि अगर आला कमान उन्हें कोई और ड्यूटी दे देता है, मतलब वो चाहते हैं कि आला कमान ऐसा करे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं,
उनका कहना है कि राहुल जी का बार बार कहना है कि हर सीट पे दावेदारी होनी चाहिए और लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन उन्होंने अपनी बात में समझता हूं पूरी तरह से स्पष्ट की है। उन्होंने कंडीशनल वर्ड यूज किया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम ऐसा करेंगे। और अगर आज ऐसा होता है कि सीएम लड़ती हैं तो आज भी हमारी दावेदारी नहीं। लेकिन टिकट के मसले को लेकर ये जो आप आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, इसे कभी कभी अंतरकलह भी कहा जाता है। नहीं, देखिए, शीला जी का और चंदोलिया जी का किसी तरह का अंतरकलह कहें हम, अगर कहीं पर लेवल कहीं बराबर नजर आता, कोई दो धड़े नजर आते तो इसको हम अंतरकलह के रूप में देखते। मैं समझता हूं ये अंतरकलह नहीं है, ये केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने आपके कैमरे के ऊपर कहा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, अदरवाइज मेरी दावेदारी नहीं है। चलिए, नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित के अलावा और भी उम्मीदवार दिलचस्पी दिखा रहे हैं भले, लेकिन हमने वहां के लोगों से भी बात की है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये है दिल्ली की सीएम का गढ़। जी हाँ, इस समय हम खड़े हैं गोल मार्केट में। पिछले 15 सालों से दिल्ली के जो सीएम है वो यहीं से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार उन्हीं के पार्टी के 2 नेताओं ने इस सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। अब देखना ये है कि इन तीनों में से इस बार दिल्ली की जो सरकार है वो किसको टिकट देती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि वो किसे चाहते हैं कि इस बार जो उनका सीएम हो वो कौन हो। मैम, आप बताओ सबसे पहले कि कौन हो इस बार दिल्ली का सीएम? केजरीवाल। और आप यहाँ गोल मार्केट के नागरिक हैं, यहाँ पे दिल्ली की सीएम जो है शीला दीक्षित, वो पिछले 15 सालों से यहाँ से जीतती आई हैं। इस बार उन्हीं के पार्टी से 2 और नेता हैं, एक चंदोलिया और ओमवती जी, उन्होंने यहाँ से नामांकन अपने बायोडाटा भेजे हैं। तो इन तीनों में से अगर आपको सीएम इस सीट से किसी को जिताना हो तो आप किसको जिताएंगी? केजरीवाल को। जिसने काम किया है वो उसी को तो टिकट मिलना चाहिए, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि शीला दीक्षित ने तो हमारे दिल्ली में बहुत काम किए हैं। उसका सबसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूंगा कि हमारी यहाँ ओवरहेड टैंकी जब गिर गई थी तो हमको ये उस वक़्त एहसास था कि शायद हमें 1 हफ्ते भर पानी नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसी है जो जिस दिन वो गिरी तो गॉड फॉरबिड यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, ह्यूमन लॉस नहीं हुआ, बच गया। लेकिन वही एक लड़ी है जो शाम को यहाँ आई और उसने जो है ऐसी व्यवस्था की कि शाम को 11 बजे हमें पानी मिला। या तो उम्मती या चौंदले छोड़, उन दोनों को मिल जाए कोई बात नहीं, सिर्फ इसको नहीं मिलनी चाहिए बस। जो लोग हैं यहाँ पे, ये पिछले 15 सालों से, इससे ज़्यादा से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो दिल्ली की सीएम है वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है और हम इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। साथ ही यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का बोलबाला है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनावों में कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है और दिल्ली का अगला सीएम कौन होता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, पर्स, एनसीआर। तो ये दिलचस्प सीट होने वाली है, क्योंकि अगर शीला दीक्षित जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो उनके विरोध में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी खड़े होंगे। ये तो बात साफ हो गई है। लेकिन आलोक जी, जो हम देख रहे हैं, लोग जो अपनी राय दे रहे हैं वो इस सीट को थोड़ा दिलचस्प बना रहा है। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल भी प्रीति की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं उनकी बात तो लोगों की बात है, लोगों से खारिज करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने 2 लोगों से पूछा और उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया, केवल शायद उस महिला को केजरीवाल को शायद उनको पूरा नाम भी ना पता हो उन महिला को, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन केवल किसी के ऊपर आरोप लगा देना ठीक नहीं होता है। सीएम ने काम किए हैं और जो दूसरे महोदय आपके कैमरे पर आए, उन्होंने जिस तरह से सीएम की बड़ाई की है, तो मैं समझता हूं कहीं कोई 2 राय नहीं है। सीएम हमारी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है नई दिल्ली सीट से और वो भारी मतों से पिछली बार की तरह दोबारा पुनः जीत कर आएंगी। हरदीप जी, अगर शीला दीक्षित के अगेंस्ट हम मान लेते हैं कि शीला दीक्षित अगर यहीं से चुनाव लड़ती हैं, उनके अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि चंदेलिया साहब भी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वहाँ से, तो ये तो अंतरकलह भी है और एक मजबूत प्रतिद्वंदी भी है। आप एक फैक्ट को जानकर चलिए कि नई दिल्ली सीट कोई ऐसी नहीं है कि हमेशा दिल्ली का सीएम उसी सीट से निकल के आएगा। तो इस फैक्टर को अगर आप डिस्काउंट करें, क्या पता इस बार दिल्ली का सीएम किसी और सीट से निकल के आए, तो इस चीज को भी आप दिमाग में बिल्कुल ये बात। हाँ, लेकिन ये जो अगर हम बात करें दिल्ली कांग्रेस की, तो शीला दीक्षित एक बड़ा चेहरा है। अगर शीला जी मजबूत नहीं है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से बहुत मजबूत हैं और कहीं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं समझता हूं कि कई बार मीडिया के लोग भी जो हैं केजरीवाल जी की वकालत करने से नहीं चूकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि
शीला जी भी और कांग्रेस भी दिल्ली में बहुत मजबूत स्थिति में। हालांकि सर्वे जो सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को सर्वे बहुत पिछले ज्यादा 10 सीट सर्वे नहीं जो मिली। आए हैं उसमें से 9 सर्वे ऐसे हैं हाँ। जो पूरी तरह से खारिज किए हैं जनता ने और पूरी तरह से विपरीत रिजल्ट आए हैं। सर्वे चर्चा का अपने आप में अलग विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आलोक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज संग्राम में चर्चा इसी बात की है कि किस सीट से कौन सा मजबूत उम्मीदवार आएगा और इसको लेकर दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। देखना ये कि लिस्ट कब जारी होती है। फिलहाल राज संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।